हेलो स्टूडेंट्स, अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है उसका इवोल्यूशन कैसे होता है इसको पढ़ेंगे। स्टूडेंट, जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही डिसाइड किया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट अपने डिफरेंट जजमेंट में डिक्लेयर करती है और कुछ कंपोनेंट्स को बताती है। उन्हीं को हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसी प्रकार अपने इस लेक्चर में हम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए कुछ इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस हैं, जो इम्पॉर्टेंट केसेस हैं उनको देखेंगे और उनमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कुछ बेसिक स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को दिया गया था, जिन्हें कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया गया। तो स्टूडेंट, इसमें क्या है, हम डिफरेंट केसेस से ही सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग टाइम पर ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है इसको इवॉल्व किया। ये एकदम से नहीं आ गया था, जैसे जैसे केसेस आते गए सुप्रीम कोर्ट में, अलग अलग केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने जो भी जजमेंट दिया उसके अकॉर्डिंग जो कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए फंडामेंटल लगी, सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग बेसिक लगी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के थ्रू उन चीज़ों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का एलिमेंट उसको डिक्लेयर कर दिया और वही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर कहलाता है। तो स्टूडेंट, अपने इस लेक्चर में हम देखेंगे उन सभी इम्पॉर्टेंट केसेस को जिनसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर बनता है और देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर किया गया और उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का एलिमेंट के रूप में उनको हम जानते हैं और उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर का एलिमेंट कहा जाता है। स्टूडेंट, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके इवोल्यूशन से रिलेटेड जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट और लैंडमार्क केस है वो है केशवानंद भारती केस 1973। स्टूडेंट, जो केशवानंदा भारती केस 1973 है इसको द फंडामेंटल राइट केस के नाम से भी जाना जाता है और केशवानंदा भारती केस 1973 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में जिन चीज़ों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का एलिमेंट डिक्लेयर किया उसमें सबसे पहली थी सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड पॉइंट डिक्लेयर किया गया सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द लेजिस्लेशन, द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। इसी में जो थर्ड पॉइंट डिक्लेयर किया गया उसमें बताया गया रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट बताया गया सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट बताया गया फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्टूडेंट, जो ये केशवानंदा भारती केस था 1973 का, इसको एक लैंडमार्क केस माना जाता है और आज तक भी जब भी हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें इस केस को एक महत्वपूर्ण केस माना जाता है, क्योंकि इसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिक स्ट्रक्चर का एलिमेंट बनाया। सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी को भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का एक एलिमेंट बनाया और सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि रिपब्लिक एंड द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है इंडिया की, वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का ही एक एलिमेंट है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस डिसीज़न में बताया, इस केस के डिसीज़न में, कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो सेक्युलर कैरेक्टर है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक एलिमेंट है, बेसिक स्ट्रक्चर है। उसके बाद इन्होंने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फेडरल कैरेक्टर है, हमारी जो फेडरल पॉलिटी है जिसमें कि सेपरेशन ऑफ पावर होता है स्टेट और सेंटर के बीच में, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का एक एलिमेंट है। तो स्टूडेंट, जो केशवानंदा भारती केस 1973 था उसके थ्रू इन सब चीज़ों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का एलिमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर किया गया।
इसके बाद अपना नेक्स्ट केस देखते हैं, जिसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ और बेसिक स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को ऐड किया। इसके बाद नेक्स्ट केस आता है इंदिरा नेहरू गांधी केस 1975, जिसे कि द इलेक्शन केस भी कहा जाता है। सबसे पहला हमने पढ़ा इसमें केशवानंदा भारती केस 1973, जिसे हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स केस भी कहते हैं। और स्टूडेंट, इसमें हमने ये पॉइंट अभी पढ़े कि इन्होंने इन 5 पॉइंट्स को बताया कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के एलिमेंट होंगे। इसके अलावा ही इसी केस में जो केशवानंदा भारती केस है 1973 का, जिसे कि फंडामेंटल राइट्स केस भी कहा जाता है, इसमें कुछ और एलिमेंट्स को भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के एलिमेंट के रूप में ऐड किया गया है। वो एलिमेंट्स हैं सोवरेनिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, मैंडेट टू बिल्ड ए वेलफेयर स्टेट। एक वेलफेयर स्टेट की जो संकल्पना है, एक जो वेलफेयर स्टेट का जो प्रोविज़न है, वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का एक एलिमेंट माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पार्लियामेंट्री सिस्टम। हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। और स्टूडेंट, इसको केशवानंदा भारती केस 1973 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में इन सब चीज़ों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर की एलिमेंट के रूप में इनको ऐड किया था। उसके बाद स्टूडेंट, केशवानंदा भारती केस 1973 के बाद दूसरा इम्पॉर्टेंट केस आता है कि जिसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फंडामेंटल चीज़ों को, कुछ फंडामेंटल एलिमेंट्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में ऐड किया। तो वो दूसरा केस था इंदिरा नेहरू गांधी केस 1975, जिसे हम इलेक्शन केस के नाम से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट, जो ये इंदिरा नेहरू गांधी केस था 1975 का, इसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि ये चीज़ें क्या होंगी, कुछ और चीज़ों को ऐड किया, कुछ और प्रोविज़न्स को ऐड किया, जिनको कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के एलिमेंट के रूप में जाना जाता है। उसमें सबसे पहला पॉइंट बताया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इंडिया एज ए सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इंडिया क्या है? एक सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। और यह जो संकल्पना है, यह जो प्रोविज़न है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। सेकंड पॉइंट है इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ इंडिविजुअल। ये जो इंदिरा नेहरू गांधी केस है 1975 का, इसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि प्रत्येक पर्सन को जो इक्वलिटी ऑफ स्टेटस है और अपॉर्चुनिटी है प्रत्येक पर्सन को, कि वो क्या कर सकता है, अपना इक्वल स्टेटस बना सकता है और उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। तो ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का एक एलिमेंट है, जिसको कि इस केस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में डिक्लेयर किया था। इसमें जो थर्ड पॉइंट है सेक्युलरिज्म एंड फ्रीडम ऑफ द कॉन्शियंस एंड रिलीजन, इसको भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का एलिमेंट माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने डिक्लेरेशन में दिया गया, गवर्नमेंट ऑफ लॉज एंड नॉट ऑफ मैन। ये कहा गया कि ये जो इंडियन गवर्नमेंट है वो लॉ अबाइडिंग है, लॉ को फॉलो करते हुए चलती है। ये मैन के द्वारा, लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये कहा कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के जो हित हैं, उसके जो उसके क्या हैं, जो उसके बेनिफिट हैं, उसके लिए, उसके फ़ायदे लेने के लिए नहीं है, बल्कि ये क्या है, गवर्नमेंट ऑफ लॉज है, जैसे हमारे नियम कानूनों में लिखा गया है। यानी इसी को क्या कहा जाता है, रूल ऑफ लॉ कहा जाता है। हमारे यहाँ ये नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष के अकॉर्डिंग जैसा वो चाहे वैसा काम करे, बल्कि हमारे यहाँ क्या है, जो गवर्नमेंट है वो लॉ अबाइडिंग है, वो बनाए गए नियम कानूनों के अकॉर्डिंग ही चलती है। और इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है रूल ऑफ लॉ।
तो स्टूडेंट जो रूल ऑफ लॉ है ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का ही एक एलिमेंट है। और उसके बाद जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है जुडिशियल रिव्यू, जो जुडिशियल रिव्यू की प्रोसेस होती है वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। जुडिशियल रिव्यू का मीन्स स्टूडेंट मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बता चुकी हूँ। स्टूडेंट जुडिशियल रिव्यू का मीन्स होता है कि मान लीजिए लेजिस्लेचर के द्वारा या पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी लॉ पास किया जाता है तो उसको अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे या कोई भी पर्सन चाहे तो उसको सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, उसकी वैलिडिटी को चेक किया जा सकता है, उसके प्रोविज़न्स को चेक किया जा सकता है। अगर वो लॉ जो लेजिस्लेशन के द्वारा बनाया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न्स को फॉलो नहीं करता है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इनवैलिड डिक्लेयर किया जा सकता है। तो स्टूडेंट ये प्रोसेस कहलाती है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू के थ्रू लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए किसी भी लॉ का रिव्यू सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है, उस पर चेक एंड बैलेंसेस किए जा सकते हैं। तो जो जुडिशियल रिव्यू की प्रोसेस है वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इस इंदिरा नेहरू गांधी केस 1975 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में दिया फ्री एंड फेयर इलेक्शंस विच इज़ इम्प्लाइड इन डेमोक्रेसी। ये कहा गया कि हमारी जो डेमोक्रेसी में ही आता है उसके अंदर ही है फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर का एलिमेंट है। स्टूडेंट इंदिरा नेहरू गांधी केस 1975 से इतनी सारी चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर किया गया और उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के एलिमेंट के रूप में जाना जाता है। स्टूडेंट इसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जो कुछ और इंक्लूजन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने डिसीजन में किए गए उसको हम समझते हैं मिनर्वा मिल केस 1980 के जजमेंट के थ्रू। स्टूडेंट जो मिनर्वा मिल केस 1980 था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया कि उसने कुछ और चीज़ों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में इंक्लूड किया। उसमें पहला जो पॉइंट था, जो पहला जो इंक्लूजन किया उसमें कहा गया लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। जो पार्लियामेंट की जो कॉन्स्टिट्यूशन को जो अमेंड करने की पावर है वो लिमिटेड है, ठीक है, वो अननेसेसरी नहीं है, वो एक्सेसिव नहीं होनी चाहिए। पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की एक लिमिटेड पावर है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। ऐसा डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मिनर्वा मिल केस 1980 में किया गया। स्टूडेंट आपको ये बताना है कि पार्लियामेंट की जो अमेंड करने की पावर है वो कौन से आर्टिकल के थ्रू दी गई है। स्टूडेंट इसका आंसर होगा आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 के थ्रू पार्लियामेंट को ये पावर होती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रोविजंस को चेंज कर सकती है, उनको अमेंड कर सकती है। लेकिन स्टूडेंट इसके लिए क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका वायलेशन नहीं होना चाहिए, उसको कोई भी अफेक्ट नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट मिनर्वा मिल केस 1980 के जजमेंट में ही सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू के कॉन्सेप्ट को भी एक बार फिर से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में ऐड किया, उसको एक बार फिर से मेंशन किया इस चीज़ को। उसके बाद स्टूडेंट जो मिनर्वा मिल केस 1980 है इसके थ्रू ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बताया कि जो हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये कहा कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और जो हमारे डीपीएसपी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, उनके बीच में हार्मनी होनी चाहिए, उनके बीच में बैलेंस होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट केस आता है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ और बेसिक स्ट्रक्चर के
एलिमेंट्स को ऐड किया गया। वो नेक्स्ट केस था सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड केस 1980। स्टूडेंट, जो सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड केस 1980 है, इसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इफ़ेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का एक एलिमेंट बनाया गया। उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट केस आता है भीम सिंह जी केस 1981। भीम सिंह जी केस 1981 में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो वेलफेयर स्टेट की जो भावना है, जो वेलफेयर स्टेट का जो प्रोविज़न है, जिसमें कि हम सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं अपने सिटीजन्स के लिए, तो वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होगा। जो वेलफेयर स्टेट की जो संकल्पना है उसको भीम सिंह जी केस 1981 के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर का एक पार्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाया गया। उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट केस आता है एसपी संपत कुमार केस 1987। स्टूडेंट, एसपी संपत कुमार केस 1987 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने दो चीज़ों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स के रूप में जोड़ा, जिसमें पहला है रूल ऑफ लॉ और दूसरा है जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने जजमेंट में एसपी संपत कुमार केस में 1987 में ये डिक्लेयर किया गया कि जो रूल ऑफ लॉ है और जो जुडिशियल रिव्यू की प्रोसेस है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का ही एलिमेंट है। इन दोनों को भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में ऐड कर दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट केस आता है पी संभामूर्ति केस 1987। जो पी संभामूर्ति केस 1987 है, इसके थ्रू भी सुप्रीम कोर्ट ने इन दो चीज़ों को मेंशन किया, फिर से रूल ऑफ लॉ और जुडिशियल रिव्यू की इम्पॉर्टेंस बताई कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स हैं और अगर कोई भी लॉ बनता है तो इन चीज़ों को अफेक्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट केस आता है दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन केस 1991। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स हैं अंडर आर्टिकल 32, अंडर आर्टिकल 136, अंडर आर्टिकल 141 एंड अंडर आर्टिकल 142, इनको भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर ही माना जाएगा, बेसिक स्ट्रक्चर का एलिमेंट माना जाएगा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन केस 1991 के अपने जजमेंट में डिक्लेयर किया गया। स्टूडेंट, आर्टिकल 32 को हमने पढ़ा था, जिसमें कि हमने पढ़ा था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। आर्टिकल 32 को हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी पर्सन के किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो उसके लिए वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और उसके बाद के जो आर्टिकल 136 है, आर्टिकल 141 है, आर्टिकल 142 है, इनको हम अपने आगे जब सुप्रीम कोर्ट का जब पूरा चैप्टर आएगा उसमें हम इन सब आर्टिकल्स को डिटेल से पढ़ेंगे। और अभी तक हमने आर्टिकल 32 को पढ़ा है जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का एक पार्ट था। स्टूडेंट, उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट केस आता है जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन में नए बेसिक स्ट्रक्चर्स के कुछ और एलिमेंट्स को जोड़ा गया, नेक्स्ट केस आता है इंदिरा साहनी केस 1992, जिसे मंडल केस के नाम से भी जाना जाता है। स्टूडेंट, इंदिरा साहनी केस 1992 मंडल केस के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि जो रूल ऑफ लॉ है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट केस आता है कुमार पद्म प्रसाद केस 1992। जो कुमार पद्म प्रसाद केस 1992 है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर किया गया कि जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट केस आता है वो है कि होतो होलोहन केस 1993।
किहोतो होलोहन केस 1993, जिसे नॉर्मली डिफेक्शन केस के नाम से भी जाना जाता है। स्टूडेंट, जो किहोतो होलोहन केस 1993 है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने दो चीज़ों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर के एलिमेंट के रूप में ऐड किया, जिसमें से पहला पॉइंट था फ्री एंड फेयर इलेक्शन और दूसरा पॉइंट था सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन स्ट्रक्चर। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर के एलिमेंट के रूप में किहोतो होलोहन केस 1993 के जजमेंट के बाद इसमें ऐड किए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट केस है रघुनाथ राव केस 1993। जो रघुनाथ राव केस है 1993 का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी है और जो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया है, उसको भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का एलिमेंट माना जाएगा और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर होगा। स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट केस आता है SR बोम्मई केस 1994। जो SR बोम्मई केस 1994 था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने तीन चीज़ों को और ऐड किया और उनको बताया कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का एलिमेंट होंगी, जिसमें कि फेडरेशन, सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के एलिमेंट के रूप में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर किया गया, उसको ऐड किया गया। नेक्स्ट केस है एल चंद्रा कुमार केस 1997। स्टूडेंट, जो 1997 का जो एल चंद्रा कुमार केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो हाई कोर्ट की जो पावर है अंडर आर्टिकल 226 और अंडर आर्टिकल 227, वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का ही एक एलिमेंट है। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने एल चंद्रा कुमार केस 1997 के जजमेंट में जो हाई कोर्ट की जो दो पावर्स हैं अंडर आर्टिकल 226 और अंडर आर्टिकल 227, उनको भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बना दिया गया। स्टूडेंट, हमने पढ़ा था कि आर्टिकल 226 क्या होता है। आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के लिए होता है कि इसमें कोई भी पर्सन क्या है अपने लिए रिट को इशू कर सकता है। ठीक है, ये हमने इसमें पढ़ा था। नेक्स्ट, इसके बाद इम्पॉर्टेंट जो केस है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट के डिसीज़न के द्वारा कुछ नई बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को ऐड किया गया था, वो है इंदिरा साहनी सेकंड केस 2000। जो इंदिरा साहनी का जो सेकंड केस 2000 था, उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बनाया गया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट केस आता है ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन केस 2002। स्टूडेंट, जो ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन केस 2002 है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर किया गया कि जो इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का एक एलिमेंट होगा और जो हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो हमेशा इंडिपेंडेंट होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट केस है कुलदीप नायर केस 2006। स्टूडेंट, जो कुलदीप नायर केस 2006 है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में डिक्लेयर किया कि जो डेमोक्रेसी है और जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के एलिमेंट हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट केस आता है एम नागराज केस 2006। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके पार्ट के रूप में इसको ऐड किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट केस आता है IR कोहलो केस 2007, जिसे कि 9th शेड्यूल केस के नाम से भी जाना जाता है। स्टूडेंट, जो IR कोहलो केस 2007 है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसको 9th शेड्यूल केस के रूप में भी जाना जाता है। स्टूडेंट, IR कोहलो केस 2007 के थ्रू
जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा डिक्लेयर किया गया। और इन चीज़ों को कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में ऐड किया गया। रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, प्रिंसिपल अंडरलाइंग फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, इन सब कॉन्सेप्ट्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का एलिमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा IR कोहलो केस 2007 में डिक्लेयर किया गया और इन सभी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बनाया गया। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट केस आता है राम जेठमलानी केस 2011। इसके जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है अंडर आर्टिकल 32, जिसमें कि हमने बताया कि किसी भी पर्सन के अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो डायरेक्टली वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसके लिए रिट इशू कर सकता है। तो ये जो आर्टिकल 32 है, जो सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है अंडर आर्टिकल 32, इसको राम जेठमलानी केस 2011 के थ्रू एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का एलिमेंट डिक्लेयर किया गया। स्टूडेंट उसके बाद नेक्स्ट केस है नमित शर्मा केस 2013। स्टूडेंट जो नमित शर्मा केस 2013 है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर किया गया कि जो फ्रीडम एंड द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल है, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की जो फ्रीडम है, जो उसकी डिग्निटी है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट केस है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर के कुछ एलिमेंट्स को ऐड करता है, वो है मद्रास बार एसोसिएशन केस 2014। मद्रास बार एसोसिएशन केस 2014 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है कि जो जुडिशियल रिव्यू की प्रोसेस है, जो हाई कोर्ट की जो अंडर आर्टिकल 226 जो पावर है और अंडर आर्टिकल 227 जो हाई कोर्ट की पावर है, इन सभी चीज़ों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स के रूप में कंसीडर किया जाएगा। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर अपने इस लेक्चर में ये पढ़ा, डिफरेंट केसेस के थ्रू इस चीज़ को समझा कि डिफरेंट केसेस के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजंस के थ्रू टाइम पर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, कुछ बेसिक प्रोविज़न्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का एलिमेंट डिक्लेयर किया। तो ये सभी चीज़ें, ये सभी केसेस के जो जजमेंट थे वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को इवॉल्व करते हैं, उसके इवोल्यूशन को बताते हैं। स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आया हो और यहाँ पे हमारा 11th चैप्टर कम्प्लीटली पूरा होता है और अब नेक्स्ट लेक्चर को हम स्टार्ट करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 12 है, पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।